Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about the most important MCQs of SRA. SRA माने Specific Relief Act 1963 के हम बहुत ही ज़्यादा important पहलू के बारे में बात करेंगे. एंड यू ऑलरेडी नो कि जब भी हमारा MCQs का सेशन चलता है तो हम सिर्फ क्वेश्चंस पे ही नहीं फोकस करते कि आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया और उसका आंसर नहीं. वी प्रेफर कि आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशंस भी दी जाए उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग, राइट? तो आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसको एसआरए भी बोल देते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसके एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ये एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बात किस बारे में करता है. अब हमने ये तो देखा है कि देखिए, जब भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनमें से एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती, ब्रीच मतलब अपनी जो भी ऑब्लिगेशन थी उसकी, उसको नहीं निभाती, छोड़ के चली जाती है, भाग के चली जाती है, तो क्या होगा? तो जो जिस पार्टी के साथ ही नुकसान हुआ है उसको डैमेजेस पे करेगा, जिसने जो ब्रीच किया है. ये हमें पता है, ठीक है. डैमेजेस पे करना मतलब पैसा देना, कॉम्पनसेशन देना. लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम और भी एक चीज के बारे में बात करते हैं. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये बात करता है कि ठीक है जनाब, आपको पैसा दिया जाएगा, आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि जो भी ऑब्लिगेशन उस पर्सन के रिगार्डिंग थी, जो भी उसने करनी थी, वो भी आप उससे निभाना चाहते हो, तो ये एक्ट उसके बारे में बात करता है. एक एग्जांपल ले लेते, ए एंड बी. अब यहां पर क्या हुआ? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. बी ने यहां पर कहा कि मैं आपको आपका पूरा का पूरा घर बनाकर दूंगा, ठीक है. लेकिन और 3 मंजिल के बारे में यहां पर बात हुई. बी ने क्या किया? बी ने सिर्फ 1 मंजिल बनाई और उसके बाद में भाग गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इनका ब्रीच हो गया. अब यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें, तो ए क्या कह सकता है? ए कर सकता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट में जा सकता है कि सर, ठीक है, पैसे की बाद में बात करेंगे, नुकसान तो मुझे हुआ है, इसने मुझे टाइम लिमिट दी थी कि 1 साल में ये पूरा घर बना के तैयार कर देगा. तैयार तो नहीं किया, बल्कि आधा छोड़ दिया और भाग के चला गया. पैसे की बात तो अभी बाद में करते हैं, बट मुझे 1 साल के अंदर अंदर ये घर बनाना था. तो इस पर्सन को कहिए कि ये मुझे ये पूरा पूरा घर जो है वो बनाकर दे. कॉम्पनसेशन बाद की बात, पर अभी ये परफॉर्मेंस करे, अपनी ड्यूटी को निभाए, अपनी ऑब्लिगेशन को करे. तो ये हमारा एसआरए में बात होती है. 1963 का एक्ट है, ठीक है. तो यही हम बातें जो है इस एक्ट में करने जाते हैं, यही बातें इस एक्ट में होती हैं. इसी एक्ट के रिगार्डिंग हम एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं. हमारा ये एक्ट जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट आ जाता है. छोटा सा एक्ट है, पता क्या होता है? जब ये छोटे से एक्ट्स होते हैं ना, ये हमारे कवर बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये डेप्थ में बात करते हैं, और ये हमारे कवर हो जाए तो 3-4 नंबर हमारे ऐसे ही पक्के हो जाते हैं. तो इनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो हम इस एक्ट के बारे में बात करते हैं, आज हम बात करेंगे. उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू, इफ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप मुझसे इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, इन लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं. और आपको बच्चों जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, राइट? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ. अब हमने स्पेसिफिक रिलीफ आपको बता दिया कि किस लिए ग्रांट होता है, ठीक है. तो ये जो रिलीफ, आप एक बार वर्ड देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ. रिलीफ आपको दिया जाएगा स्पेसिफिकली. तो अब ये क्या होता है, किस तरह से इन्फोर्स होता है, किसे ग्रांट किया जाता है, क्वेश्चन आपसे इस बारे में पूछता है. और ऑप्शंस देखते हैं किस बारे में बात हो रही है. पहली ऑप्शन हमें कहता है इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग अ पीनल लॉ. इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स, इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल क्रिमिनल राइट्स ओनली, इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एज वेल एज क्रिमिनल राइट. कि जो भी हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो क्या ग्रांट करता है, वो किस लिए बना है. कि एक फर्स्ट ऑप्शन कहता है इंडिविजुअल सिविल राइट, एक पर्सन के सिविल राइट्स को देखेगा, जो ना कि केवल नॉट फॉर द मेरे पर्सन ऑफ पीनल लॉ, पीनल लॉ को ही नहीं देखेगा कि ठीक है कि इसको पनिश ही किया जाए, बट उसके एक पर्सन, इस पर्सन के सिविल लॉ को ही देखेगा. देखो, ये एक्ट है ना, बहुत ही, मैंने पहले भी आपको इस चीज के बारे में बताया कि इसको तो, जिस पर्सन ने गलत किया है उसको तो पनिशमेंट मिलती ही मिलती है, लेकिन इस एक्ट में क्या देखा जाता है? जिस पर्सन का राइट इन्फ्रिंज हुआ है, सिविल राइट, उसको भी ये देखता है इंडिविजुअली. ठीक है, कि आप, ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है तो वो भी आपको इस एक्ट के अंदर करवाई जाएगी.
तो यहाँ पर अब मुझे बता दो, मैंने एक तरह से आपको बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या होने जा रहा है। प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए बी सी डी, ए करता है यहाँ पर या फिर बी फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही सिर्फ बात करता है, या फिर क्रिमिनल राइट्स के बारे में बात करता है, या फिर सिविल और क्रिमिनल राइट्स दोनों के बारे में बात करता है। तो गाइज इसका आंसर जो है वो ए बन जाता है कि देखिए आपको दूसरे पर्सन को पीनल तो देगा, मतलब पनिशमेंट तो देगा, लेकिन एक पर्सन के इंडिविजुअल सिविल राइट्स भी देखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इंडिविजुअल सिविल राइट्स, इसको मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो इसको। जब हम एसआरए देखते हैं तो इंडिविजुअल सिविल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सी गाइडलाइन सी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सॉट अपॉन। कि अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी हो, अभी मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है। आप दूसरे पर्सन को बोल रहे हो कि डैमेजेस अभी कॉम्पोजिशन बाद में देखेंगे, लेकिन जो इसने मुझसे वादा किया था, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो ये होती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ये किन कॉन्ट्रैक्ट्स पे ग्रांट की जाती है? क्या ये रिटर्न एग्रीमेंट्स पे ग्रांट की जाएगी, क्या ये ओरल एग्रीमेंट्स पे ग्रांट की जाएगी, या फिर दोनों, या फिर डायरेक्ट एग्रीमेंट्स? चलिए प्लीज इसका मुझे आंसर दीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मुझे इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? कि अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट ही हुआ होगा तभी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, अगर आपका ओरल एग्रीमेंट ही हुआ होगा तभी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, या फिर दोनों, या फिर डायरेक्ट एग्रीमेंट। प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर गाइस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आ जाता है सी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा तब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जा सकता है, और अगर ओरल होगा तब भी करवाया जा सकता है, राइट? तो इसका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। As per section 3 of the Specific Relief Act, every duty enforceable by law is called। सेक्शन 3 डेफिनेशन पार्ट आ गया। अब क्या यहाँ पे पूछा गया है? पूछा गया है कि जो भी ड्यूटी हमारे एसआरए के अंदर, ड्यूटी की क्या डेफिनेशन है? ड्यूटी जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ जिसको इन्फोर्स करवाती है, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको सिर्फ ड्यूटी कहा जाएगा, क्या उसको लीगल ड्यूटी कहा जाएगा, क्या उसको ऑब्लिगेशन किया जाएगा, या फिर उसको नन ऑफ द अबव, चारों में, तीनों में से कोई भी नहीं? चलिए मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए, बताइए क्या होगा? ड्यूटी, लीगल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, या फिर नन ऑफ द अबव? और ऐसी ड्यूटी जो लॉ जिसको इन्फोर्स कर रही है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है गाइस सी ऑप्शन, ऑब्लिगेशन। अब जो भी ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ना गाइस, देखिए हर हर एक कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। कि अगर हम दोनों की, अगर कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ये आर्बिट्रेशन क्लॉज आता है कि अगर लड़ाई हुई तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, या फिर ये अगर कुछ डिलीवरी का मामला है तो भाई 6 तारीख को है डिलीवरी होनी चाहिए। ये अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। तो ये जो क्लॉजेस होते हैं ये क्या होती है? एक तरह से ड्यूटी होती है। ड्यूटी है दोनों पार्टीज की, ए और बी पार्टीज की ड्यूटी है दोनों, जो लॉ ऑब्लिगेट इनको करता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसके लिए ये ऑब्लिगेशन है, इसको ये करना पड़ेगा। और बी के लिए भी क्या है? ये ऑब्लिगेशन है, इसको भी ये करना पड़ेगा। ड्यूटी जो लॉ ने इन्फोर्स की है वो इनकी एक ऑब्लिगेशन बन जाती है, इनको करनी पड़ेगी। लेकिन वही इस कॉन्ट्रैक्ट में बात की होती कि जो बी पर्सन है वो जाके स्मगलिंग करेगा, ड्रग्स बेचेगा, तो ये क्या लॉ इन्फोर्स कर रही है चीज? नहीं, ये लॉ इन्फोर्स नहीं कर रही। तो क्या ये ऑब्लिगेशन होगी? ये ऑब्लिगेशन नहीं होगी। तो जो लॉ इन्फोर्स करता है ड्यूटी को, वो हमारी क्या हो जाती है? ऑब्लिगेशन हो जाती है अंडर एसआरए, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब हम एसआरए में किसके बारे में बात करते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका आप इन्फोर्स करवा सकते हो अंडर एसआरए। ठीक है, आपका ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट किसी ने, आप फिर से उसको लेकर आओगे कोर्ट को, बोलोगे कि सर इसको लेकर आओ और इसको बोलो कि ये जो इसने वादा किया था वो निभाए। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्फोर्स नहीं करवा सकती एसआरए, वो कौन से हैं? क्वेश्चन आपसे ये बात को कर रहा है। और देखो ऑप्शंस देखो, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी, डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। चलिए मुझे इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? इसका आप मुझे आंसर देंगे ना, उसके बाद में इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, क्योंकि अगर मैंने एनालाइज करवा दिया तब तो देखिए आपको आंसर पता लग जाएगा। और थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए। आप अपनी भी तैयारी देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, कि आप क्वेश्चंस का आंसर ठीक से दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते। तो प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इन्फोर्सिबल नहीं हो सकते अंडर एसआरए, वो कौन से हैं इनमें से?
तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाता है गाइस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप बोलेंगे कि मैम ये अलग अलग ये क्या चीजें हैं, जो भी आपने एबीसी ऑप्शन दिया है ये क्या है। तो अब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। देखिए, ए पर्सन और बी पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया। अब ए को क्या था, ए को वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब था कि भाई ये निभाना ही निभाना है। मतलब अगर डिलीवरी के ही केस में देखें तो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 10th ऑफ जनवरी को जो बी है वो क्या करेगा, वो मेरा एक जो जो भी ए का कपड़े की दुकान होगी, और बी को उसने बोला था कि 10th जनवरी को मुझे इतना स्टॉक कपड़ों का चाहिए, लेकिन बी ने क्या किया, 10 जनवरी तक वो स्टॉक नहीं दिया। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने ब्रीच कर दिया ये कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ, ए ने क्या किया, बिकॉज बिकॉज ए को क्या चाहिए था, ए को 10th जनवरी तक ये कपड़ा चाहिए ही था। तो ए ने क्या किया, ए ने इसको सी से, कोई और सी होगा, कोई और एजेंसी होगी या फिर अपनी ही एजेंसी से भी ये काम करवा दिया। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस मतलब सब्स्टिट्यूट करवा दी, किसी और ने ये काम कर दिया जो बी ने काम करना था। ठीक है, तो यहां पर जो एसआरए है इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकती, जहां पर आपने बी ने जो काम करना था वो आपने सी से करवा दिया। एक क्वेश्चन ये उठ जाता है कि जब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस होती है तो क्या जो पैसा है वो किसके द्वारा दिया जाएगा। देखिए, कॉम्पनसेशन तो बी ही देगा, पैसा यहाँ पर बी देगा। जो भी अब यहाँ पे सी को पैसा दिया जाएगा वो बी देगा। ठीक है, लेकिन अब ए यहाँ पर कोर्ट में आकर ये नहीं बोल सकते कि जनाब बी को बोलिए कि वो भी परफॉर्मेंस करे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा कि 10 जनवरी को ये सारा स्टॉक जितना भी स्टॉक का कपड़ा था वो मेरी दुकान में आएगा। अब आप ये नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि आपने ये परफॉर्मेंस किससे करवा ली है, किसी और से करवा ली है। तो ये हो जाता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस और इसको इन्फोर्स नहीं किया जाता अंडर एसआरए। ठीक है, समझ में आ गई। अब सेकंड पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी। कॉन्टिन्यूस ड्यूटी के बारे में बात हो रही है कि जहां पर देखिए क्या होता है कि कोई भी आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जहां पर पर्सन बार बार अपनी ड्यूटी है वो निभाएगा। मतलब 1 तारीख को निभाएगा, 2 को निभाएगा, 3 को निभाएगा, 4 को निभाएगा, मतलब 3-4 महीनों को उसको अपनी ड्यूटी निभानी है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन बी ने क्या किया, ब्रीच कर दिया, बी भाग गए। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते कॉन्टिन्यूस गारंटी के। क्यों, क्यों, अब देखो ये भी देखो कि अगर आप कोर्ट में चले गए और आपने बी को बोल दिया, आपने कोर्ट में बोला और जज साहब को बोला कि जज साहब बी से जो ड्यूटी है वो निभाइए, तो कोर्ट क्या कहेंगे, जज साहब कहेंगे ठीक है, एक वो 1 दिन की ड्यूटी देख लेंगे कि हाँ सुपरवाइज कर लेंगे कि उसने 1 तारीख वाली ड्यूटी निभाई है या नहीं, या फिर 2 तारीख की निभाई है या नहीं, 3 की निभाई है या नहीं, 4 की निभाई है या नहीं, वैसे ही वो इतना देख सकते हैं। बट आखिर कब तक जज साहिब साहिब जो हैं वो कब तक इस बी की ड्यूटी को सुपरवाइज करेंगे। तो ऐसे केसेस जहां पर कॉन्टिन्यूस ड्यूटी वाला चीज होती है वहां पर भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्सिएबल बाय मतलब इन्फोर्स नहीं करवा सकते अंडर एसआरए। समझ में आ गया। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड बात करता है डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन। पर्सनल क्वालिफिकेशन मतलब जो आपका पर्सनल टैलेंट है, जो आपकी पर्सनल स्किल है। मान लो ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर है सिंगर, और ए का है कॉन्सर्ट बी के ऑडिटोरियम में। ठीक है, बी के कॉलेज में कह लीजिए, और एक ही दिन नहीं है, मतलब अलग अलग दिन भी आना है, 1 तारीख को, 1 तारीख को बी 2 तारीख को, या फिर मान लो सिर्फ एक ही दिन आना है, एक ही दिन आना है। और यहाँ पर ए ने क्या किया, ए ने मना कर दिया, ए आए ही नहीं, ए नहीं आए यहाँ पर कॉलेज में। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो ऐसी चीजों को क्या नहीं करवा सकती, इन्फोर्स नहीं करवा सकती। क्यों, क्योंकि ये जो सिंगिंग था इनका अपना टैलेंट है, ये इनकी अपनी स्किल है। तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि एसआरए के अंडर कोर्ट यहाँ पर बोले कि जाइए आप अपना वहां पर जाके गाना गाइए। पर्सनल क्वालिफिकेशंस जो हैं वो कोर्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकती अंडर एसआरए। तो ये अलग अलग ऑप्शंस है, तभी यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है इसका। एक और ऑप्शन होता है कि डिटरमाइंड बाय द पार्टीज। करेक्टर जो है आपका वो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए। करेक्टर डिटरमाइंड डिटरमाइंड बाय पार्टीज। अब देखिए इस कंसेप्ट में क्या होता है कि जहां पर जो पार्टीज है उन्होंने खुद ही अपना करेक्टर डिटरमाइन किया हुआ है। जैसे पार्टनरशिप एट विल का कंसेप्ट देख लीजिए। जो पार्टनरशिप एट विल क्या होती है कि अगर 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप इस अकॉर्डिंग रखी है कि आप जब चाहे इस पार्टनरशिप को छोड़ सकते हैं, मतलब अपनी विल के अकॉर्डिंग।
आपकी इच्छा होगी आप छोड़ के चले जाइए। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ पर एक करेक्टर निभा दिया, पार्टीज ने ही अपना करेक्टर डिटरमाइन कर लिया कि यहाँ पर ए चाहे या फिर बी चाहे, कभी भी यहाँ पर क्या कर सकता है, पार्टनरशिप को छोड़ के जा सकता है। अब यहाँ पर बी जो है वो इस पार्टनरशिप को छोड़ के चले जा सकते हैं। अब यहाँ पर ए जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते कि सर देखिए बी को बोलिए कि यहाँ पर वापस आए और अब ये पार्टनरशिप निभाए। क्यों? क्योंकि वो विल वाला कंसेप्ट है कि चलो आज अगर कोर्ट ने बोल भी दिया कि ठीक है ए बी जो है वो यहाँ पर आएंगे और अपनी पार्टनरशिप निभाएंगे, वो बाद में फिर से छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप करेक्टर तो पहले से ही डिफाइन कर रखा है। तो ये हो गया पार्टनरशिप एट विल, मतलब ये कंसेप्ट आ गया, करेक्टर्स जो हैं वो पहले से ही डिटरमाइन कर रखे हैं बाय पार्टीज। उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी एसआर के अंडर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, इन्फोर्सिएबल नहीं होंगे। राइट, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा उम्दा टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमने एक एमसीक्यू से ही हमने सारा का सारा टॉपिक जो है वो कर लिया कवर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में बात करता है, इन सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोटिस हैव टू बी गिवन टू डिफेंडेंट विद इट। अब हमने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस देख लिया कि ए ने बी ने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट और ए ने यही कॉन्ट्रैक्ट सी से परफॉर्म करवा दिया, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बात यहाँ पर एक और बात है कि ए सी से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाने से पहले बी को क्या देगा, बी को नोटिस देगा कि सर आप ये काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हो या नहीं करते। अब मान लो, अब यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जो नोटिस देगा कि सर प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आपको जो ड्यूटी दी गई थी, ऑब्लिगेशन जो आपकी है वो पूरी परफॉर्म कीजिए। तो अब ये नोटिस कितने समय का होगा, कितने दिनों का होगा, कि इतने दिनों में तो आप क्या कीजिए, ये ड्यूटी निभा लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछता है 30 डेज, 40 डेज, 20 डेज, 10 डेज। चलिए मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा बी को, 30, 40, 20, 10। तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाता है 30 डेज। ठीक है, 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। अब इस 30 दिन के अंदर भी अगर बी ने क्या किया, बी ने अब ये जो परफॉर्मेंस थी वो नहीं निभाई, तो अब उसके बाद में ए जो है ये परफॉर्मेंस किसके पास ले जाएंगे, सी के पास ले जाएंगे कि सर बी तो ये काम का है नहीं, आप ही इसको परफॉर्म कीजिए। राइट, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 30 डेज आ जाता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन को, पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट गिवन इन। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बिकॉज ये अमेंडमेंट के अंदर आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो एक्सपर्ट्स को क्या कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई हमको किसी भी पहलू के अंदर एक्सपर्ट्स को एंगेज करना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें जानना है, तो वो एंगेज कर सकते हैं अंडर एसआरए। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स पार्टीज से डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, इन्फॉर्मेशन मंगवाते हैं, और पार्टीज को है वो इन्फॉर्मेशन देनी भी पड़ती है। और जो भी एक्सपर्ट किसी भी कंक्लूजन पे आ जाता है ना, तो पार्टीज ये उनसे पूछ सकती है कि सर अगर आप इस कंक्लूजन पे आए हो तो आप किस रिगार्डिंग आए हो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास थी जो आप इस कंक्लूजन पे आ गए। तो ये सारे यहाँ पर बात की गई है। मुझे ये बता दीजिए कि जो एक्सपर्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन बनता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट किस सेक्शन में दिया गया है, इज इट इन सेक्शन 14A, 15, 19 और 14? बताइए मुझे इसका आंसर। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। हिंट मैंने दे दिया है, अमेंडमेंट के थ्रू आया है ये क्वेश्चन, तो मुझे जल्दी से इसका बताइए। मैं ये सेक्शन जो है अमेंडमेंट के थ्रू आया है, और सेक्शन को मैंने प्रॉपरली आपको बता भी दिया है, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाता है। सेक्शन 14A के अंडर बात की गई है कि एंगेज कर सकते हो आप किसको, एक्सपर्ट्स को एंगेज कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, who can amend the schedule relating to any category of projects or infrastructure subsectors। एसआरई में बात की गई है कि कौन जो है वो वाला शेड्यूल जो है अमेंड कर सकता है जिसमें किसके बारे में बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स की कैटेगरीज बताई गई हैं। अब वो बताइए मुझे कि वो शेड्यूल जो है वो कौन जो है वो अमेंड कर सकता है। क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर। एस एसआरए के अंडर ही है ये चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स। चलिए मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, देखिए ए ऑप्शन, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बार ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बार ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब ए है, ए क्या गए, कोर्ट में गए, ये हमारे जज साहब बैठे हैं कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में गए कि सर देखिए बी को बोलिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके गए हैं उसकी ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें, ये परफॉर्म करें इस कॉन्ट्रैक्ट को। ये आप क्या कर गए, ये आप सूट लेकर चले गए कोर्ट। अब कोर्ट ने इसको केस को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने बोला कि नहीं ये तो केस ही डिसमिस कर देंगे हम। तो अब मुझे बताइए कि अब जब ये डिसमिस हो जाएगा तो आप फिर कॉम्पनसेशन के लिए भी सूट नहीं कर सकते। जब सेम केस आपका डिसमिस हो गया फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो आप ये नहीं जा सकते कि सर ठीक है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो आपने बी को बोला कि नहीं करे, लेकिन बी को आप सूट लेके चले गए कॉम्पनसेशन का कि कम से कम बी जो है मुझे पैसा तो दे। तो ये यहाँ पर बार किया गया है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तो आप कॉम्पनसेशन कहाँ लेने चल दिए। कि मतलब कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा कोर्ट ने जो है ये डिसमिस केस कि नहीं बी का नहीं बनता परफॉर्म करना, परफॉर्म नहीं करना पड़ता तो फिर डैमेज देना, कॉम्पनसेशन देना भी नहीं बनता। अब ये मुझे बताइए ये किस सेक्शन में दिया गया है? 24, 23, 22, 21 कहाँ पर ये चीज बार की गई है? चलिए मुझे बताइए इसका आंसर। 24, 23, 22, 21। देखिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है सेक्शन 24। 24 में इस बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी लीगल करेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर क्या बात की गई है कि कोई भी पर्सन है जिसका राइट बनता है किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है, या फिर उसका लीगल करेक्टर बनता है। मतलब ये है दिल्ली की कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, और यहाँ पर ए जो पर्सन है वो इस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं। ये एक इनका लीगल करेक्टर है कि ये ओनर हैं इस प्रॉपर्टी के, ठीक है, उनका इस प्रॉपर्टी पे राइट है। अब आगे क्वेश्चन बात करता है। क्वेश्चन में बात करता है कि ये पर्सन क्या कर सकते हैं? मे इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई हिज टाइटल टू सच कैरेक्टर। कि वो उस पर्सन के बाद, मतलब बी पर्सन यहाँ पर डिनाई कर रहे हैं कि नहीं आप ओनर नहीं हो, ठीक है, तो अब क्या ए पर्सन जो है वो बी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है जो डिनाई कर रहा है उनका कैरेक्टर को? बी क्या कहता है ऑप्शन कि डज नॉट इंस्टीट्यूट सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई, या फिर वो सूट नहीं फाइल कर सकते जो भी उनके कैरेक्टर को डिनाई कर रहे हैं। सी कहता है कि इफ सच फाइल्ड अगेंस्ट सच पर्सन सच सूट इज कॉल्ड द सूट फॉर डिक्लेरेशन। कि अगर ऐसा सूट जो है वो फाइल कर दिया ए ने तो ये सूट को क्या कहा जाएगा? सूट फॉर डिक्लेरेशन कहा जाएगा। डी ऑप्शन बात करता है बोथ ए और सी। तो चलिए मुझे पहले इसका आंसर बताइए फिर हम ना सूट फॉर डिक्लेरेशन देखते हैं कि क्या होता है। ए बी सी डी में से क्या इसका आंसर होगा? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है डी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड सी। कि जी आपका जब कोई लीगल करेक्टर है, आपका प्रॉपर्टी में लीगल करेक्टर है और दूसरा पर्सन उसको क्या है डिनाई कर रहा है कि नहीं आप तो इसके ओनर ही नहीं हो, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप उसके खिलाफ सूट फाइल करके लेके जा सकते हो। और जब आपने ये सूट फाइल कर दिया और देखो कोर्ट ने क्या किया, आपका वो लीगल करेक्टर डिक्लेयर कर दिया कि हाँ जी इस प्रॉपर्टी के ओनर कौन हो, आप ही हो। मतलब यहाँ पर आपका करेक्टर क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। तो ये सूट भी क्या कहा जाता है? सूट फॉर डिक्लेरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस सूट को भी क्या कहा जाएगा? सूट फॉर डिक्लेरेशन कहा जाएगा। एसआरए में अलग अलग सूट्स के बारे में बात की गई है। सूट फॉर पोजेशन के बारे में बात की गई है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई है, सूट फॉर डिक्लेरेशन के बारे में बात की गई है। ऐसी अलग अलग एसआरए में बात की गई है। राइट, तो यहाँ पे हमने सूट फॉर डिक्लेरेशन देखी। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये सारे के सारे आज हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने इन क्वेश्चंस की बहुत ही ज्यादा डेप्थ में बात की है। जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया होगा, कवर आ कर लिया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस लॉ और एनी लॉ, और आप चाहते हो कि कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बने, प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट कंसेप्ट ऑल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं गाइज। आई होप आपको सब समझ में अच्छे से आ गया होगा। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का मेजरली ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।